जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 50 क्वेश्चन। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन से संबंधित जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाए उसको भी ध्यान से सुनिएगा। कोई जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है वही एज इट इज पेपर में छप जाए, उससे संबंधित उससे मिलता जुलता प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन कहता है कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का क्या स्थान है, बताइए। सभी लोगों का स्वागत। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन है यहाँ पर नियंत्रक का, निर्देशक का, पथ प्रदर्शक का या फिर अनावश्यक का। जो लोग पहले प्रश्न में आंसर कर रहे हैं सी, उन सभी का आंसर सही है। टीचर का काम क्या होता है? रास्ता दिखाने का। पथ प्रदर्शक का, सुविधादाता का। यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, पथ प्रदर्शक। अब बात आई है किंडरगार्टन की, तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, आपसे प्रश्न बन सकता है। किंडरगार्टन विधि के जनक हैं फ्रोबेल, ठीक है। फ्रोबेल जो है इसके जनक है। किंडरगार्टन शब्द का मतलब क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों का उद्यान या बगीचा, बच्चों का उद्यान किंडरगार्टन का मतलब होता है। फ्रोबेल जो है बच्चों को एक अविकसित पौधा मानते थे, ठीक है, जिन्हें स्कूल में अध्यापक रूपी माली द्वारा सींच करके बड़ा और विकसित किया जाता था, ठीक है। किंडरगार्टन क्या है? बच्चों का एक छोटा स्कूल है जहां पर बच्चे खेल खेल में चीजों को सीखते हैं। एक प्रश्न और बनता है कि डाल्टन विधि के जनक कौन है, तो डाल्टन विधि के जनक हैं कुमारी हेलन पार्खस्ट। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है पुरस्कार को, पुस्तक को, खेल को या फिर दंड को। तो खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, खेल को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक प्रश्न याद आ गया, ऑप्शन बना दें फिर आपसे प्रश्न पूछते हैं। जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन, फारसी। आपसे प्रश्न है कि किंडरगार्टन जो है किस भाषा का शब्द है, जल्दी से बताइए। किंडरगार्टन जो है जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है किंडर और गार्डन, ठीक है। किंडर का मतलब यहां पर बालक, गार्टन का मतलब होता है उद्यान। गार्टन है ये, गार्टन, गार्टन का मतलब होता है उद्यान। अगला प्रश्न देखिएगा, कौशलों के सही उपयोग से शिक्षक प्रशिक्षण में सुनिश्चित की जा सकती है। अगर कौशल जो होते हैं, कौशल का मतलब जो स्किल, जैसे आप पढ़ते हैं जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं प्रस्तावना कौशल, दृष्टांत कौशल। तो अगर आप कौशलों का सही प्रयोग कर रहे हैं टीचिंग में तो किस चीज की श्योरिटी रहती है, सुनिश्चित किया जा सकता है। श्रम की महत्ता को, धन की उपलब्धता या उपलब्धि को, गुणवत्ता को या फिर सफलता को। आंसर होगा यहां पर गुणवत्ता को। अगर आप अपनी टीचिंग में कौशलों का सही प्रयोग करेंगे तो उसकी गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं, गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रस्तावना कौशल कक्षा अध्यापन क्रिया की स्थिति क्या है, यानी प्रस्तावना कौशल का प्रयोग अगर कक्षा में आप कर रहे हैं, शुरुआत में करेंगे, बीच में करेंगे या फिर अंत में करेंगे प्रस्तावना कौशल। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर होगा यहां पर चौथे प्रश्न के लिए, शुरुआत में ही किया जाता है प्रस्तावना कौशल का प्रयोग। जब लेसन प्लान बनाया जाता है
तो वहां पर आप अगर आपने टीचिंग की है या माइक्रो टीचिंग की है तो वहां पर आपने देखा होगा प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म शिक्षण का पहला कौशल होता है, जिसको शिक्षण प्रक्रिया में छात्राध्यापकों को शिक्षण हेतु तैयार करने के लिए सिखाया जाता है। शुरुआत में बच्चों से हमें पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछने होते हैं, फिर जो क्वेश्चन जहां पर बच्चा फंसता है उसी के आगे हमें उसकी टीचिंग करनी होती है, उसी टॉपिक की टीचिंग करनी होती है। ध्यान रहेगा आपको। प्रस्तावना कौशल है क्या? तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना कौशल शिक्षण प्रक्रिया की नींव है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। जैसे मकान बनना होता है तो सबसे पहले उसकी नींव भरी जाती है ना। उसी प्रकार से प्रस्तावना कौशल क्या है? शिक्षण प्रक्रिया की नींव है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ाना है तो सबसे पहले 3-4 प्रश्नों का निर्माण किया जाता है प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत। प्रथम प्रश्न से जिस उत्तर की प्राप्ति होती है उसी के आधार पर दूसरा प्रश्न बनता है। आप सबने लेसन प्लान बनाया होगा। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल के तौर पे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंसर आ जाता है लखनऊ। फिर आपसे यहीं से अगला प्रश्न बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप आंसर बताते हैं गोमती। अब आप यहां से अगला प्रश्न पूछते हैं कि गोमती नदी का उद्गम क्या है, उद्गम स्थल क्या है। अब यहां पर बच्चे फंस जाते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है और आपकी टीचिंग यही इसी टॉपिक से शुरू हो जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। समर कैंप लगा था, ठीक है। अगला प्रश्न है दृश्य काव्य में गिना जाता है गद्य, पद्य, कथा या फिर नाटक। दृश्य काव्य जो देख सकें आप, तो ना तो आप गद्य को देख सकते हैं, ना तो पद्य को, ना ही कथा को। नाटक को आप देख सकते हैं, नाटक को आप मंच पे देख सकते हैं। विकल्प होगा यहां पर डी। काव्य और गद्य के बीच की विधा है। काव्य और गद्य दोनों का जब मिक्सर हो जाता है तो उसको कहते हैं चंपू, यानी काव्य भी हो उसमें और गद्य भी हो, उसको कहा जाता है चंपू काव्य। क्या कहा जाता है? चंपू काव्य। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शुरुआत के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ये शिक्षण कौशल के हैं। आपके सुपर टेट में 10 प्रश्न इसी तरीके से कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अति विशिष्ट स्थान किसका है? प्रश्नावली का, गतिविधियों का, लेखन प्रणाली का या फिर अभ्यास प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 में आपका उत्तर होगा गतिविधियों का और साथ ही साथ तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर ये ऑप्शन ना हो तो आप ध्यान रखिएगा, वहां पर कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का, उसी में आ जाता है सारा कुछ। यांत्रिक प्रणाली से किस वर्ग के छात्रों को लाभ मिल रहा है? प्राथमिक, उच्च या फिर कॉलेज या फिर ये सभी। जब 2 घर सटा। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर होगा आपका यहां पर सभी को लाभ मिलेगा यांत्रिक प्रणाली का। टेक्नोलॉजी का अगर आप यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो इन सभी में यंत्रों का प्रयोग अब होने लगा है, सिर्फ प्राथमिक में ही नहीं बल्कि उच्च विद्यालय और कॉलेजों में भी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के क्षेत्रों में की जा रही है? प्रश्न संख्या 9। शैक्षिक रूप से जो पिछड़े प्रखंड है वहां पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई है। और इस योजना का शुभारंभ कब किया गया, आपसे प्रश्न बन सकता है, तो क्यों ना हम आपसे पूछ लें। 2000 में,
2006, 2007, यहाँ पर 2001 कर लीजिए, 1995, 1996 या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत हुई कब हुई? 2006-2007 में। तुक्का गलत हो गया। 2006-07 में इसकी शुरुआत की गई और इन विद्यालयों में लगभग 75% जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए है। ये खासकर, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे विद्यालय जो होते हैं वो खासकर बालिकाओं के लिए है, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक बनाने के लिए अब जो है स्कूलों में पढ़ाई 12वां तक, मतलब इंटरमीडिएट तक इसकी पढ़ाई होती है। इसको KGBV के नाम से जानते हैं। इसका प्रस्ताव तो 2004 में ही रखा गया था, लेकिन शुरुआत हो पाई 6-7 में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए, ठीक है। पिछड़े प्रखंडों के लिए, ऐसा नहीं कि जहां पर ग्रामीण स्त्री साक्षर है सिर्फ वहीं पर नहीं, इसका उद्देश्य ही था कि ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों के बीच लैंगिक असमानता को कम करने के लिए, क्योंकि लड़कियों को लोग स्कूल कम भेजते थे। इसके क्यों भेजते थे कम? क्योंकि वहां पर थोड़ा सा एक मतभेद था कि लड़के और लड़की एक ही साथ कॉलेज में जाएंगे, थोड़ा सा उस चीज के लिए यहां पर किया गया कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही ये विद्यालय बनाए गए। वहां पर छात्रावास की भी व्यवस्था की गई, वहीं पर रुकें और वहीं पर पढ़ाई करें। बताया तो हमने 2004 में प्रस्तावित था, लेकिन शुरू नहीं हो पाया। 2004 में ये पेश किया गया था, ठीक है, लेकिन शुरू कब हुआ? इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2006-07 में हुआ। डिपेंड करेगा फिर ऑप्शन में क्या दिया है। शिक्षा तथा भाषा का क्या संबंध है? तेईस में ही आएगी, जिसका आपको इंतजार है। प्रश्न संख्या 10 की अगर हम बात करें, पूरी 23 में नहीं होगी लेकिन आ जाएगी 23 में। शिक्षक भर्ती आपकी 23 में आ जाएगी, पूरी होगी 24 में। चलिए, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा शिक्षा और भाषा में कोई भी संबंध नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शिक्षित ना हो, जो शिक्षित ना हो यानी अशिक्षित हो। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ का मतलब एक तरीके से अशिक्षित हैं, लेकिन वो भाषा का प्रयोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, है ना। भारत में बहुत सारे नेता आपको ऐसे मिल जाएंगे, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन देश चला रहे हैं। तो क्या उनको भाषा नहीं आती? भाषा आती है। भाषा और शिक्षा दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एजुकेशन और लैंग्वेज, भाषा को यहां पर लैंग्वेज कहा जाएगा, एजुकेशन नहीं कहा जाएगा। भाषा को क्या कहा जाएगा? लैंग्वेज। शिक्षा को क्या कहा जाएगा? तो आप समझ रहे हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एजुकेशन और लैंग्वेज में कोई संबंध नहीं है। सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। अभिकर्ता, प्रशासक, परामर्शदाता, उपरोक्त सभी। ग्यारहवें प्रश्न में शिक्षक की अगर हम भूमिका की बात करें तो अभिकर्ता, प्रशासक और परामर्शदाता सभी की भूमिका में शिक्षक रहता है। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, काल्पनिक, विवरणात्मक, अमूर्त या फिर गैर विवरणात्मक।
प्रश्न संख्या 12। तो गैर विवरणात्मक का मतलब है कि आउट ऑफ टॉपिक या आउट ऑफ सिलेबस। अमूर्त मतलब जिसको हम दिखा नहीं पा रहे, काल्पनिक, ये भी गलत, विवरणात्मक हो जाएगा यहां पर भी। अच्छा, 11वें प्रश्न में कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ परामर्शदाता होगा। देखिए, सामाजिकरण में पूछ रहा है। सामाजिकरण में आप एक अगर टीचर हैं तो आपकी भूमिका परामर्शदाता तो होगी ही, साथ ही साथ अभिकर्ता की भी होगी। अभिकर्ता का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? अभिकर्ता का मतलब क्या होता है? वैसे तो एजेंट कहा जाता है, ठीक है, लेकिन शिक्षक के संदर्भ में एजेंट का काम क्या होता है? मदद करना एक तरीके से। इसलिए, और यहां पर आंसर दिया है उपरोक्त सभी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी परामर्श भी दे, प्रशासक और अभिकर्ता। इसलिए यहां पर डी होगा, क्योंकि सामाजिकरण के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप डी ही लगाइएगा। सभी को गुड इवनिंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना कब बनाई गई? 1937, 36, 39, 38। वर्धा शिक्षा योजना, इसको हम बुनियादी तालीम के नाम से जानते हैं, इसको हम नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। नई तालीम और बुनियादी तालीम, और इसी को बेसिक शिक्षा के भी नाम से जानते हैं। यही से नाम पड़ा आपका बेसिक शिक्षा, ठीक है। 1937 में आई है प्रारूप में, 1937 में विनोबा भावे की अध्यक्षता में, और इसके प्रारूपकर्ता थे महात्मा गांधी। शुरुआत किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसके चिंतन पर शुरू की गई? तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहां है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। दूसरा प्रश्न बनता है, इसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर से रिपीट कर रहे हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना हुई 27 जुलाई 1961। मुख्यालय इसका कहां है बताइए? एनसीईआरटी का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। विकल्प बी सही हो जाएगा। पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस प्रकार के लोगों की है? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, वैज्ञानिक, मानवतावादी। आंसर होगा यहां पर व्यवहारवादी जो है पुरस्कार का प्रयोग करते हैं। एनएएसी का मुख्यालय कहां है? हैदराबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, एनएएसी का फुल फॉर्म। बहुत नॉइस तो नहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा है? इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। 16वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसका मुख्यालय कहां है? बेंगलोर में है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक ऐसा हस्तक्षेप है जिससे सुरक्षा प्राविधानित होती है।
शाम को जो पक्षी नहीं बोलते हैं वही है, शाम को जो सुबह जगाने आते हैं, शाम को बताने आते हैं कि शाम हो गई, वही वाले। सत्रहवां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाई जाए क्लास की, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शैक्षिक अवसरों की समानता हो, सबको अवसर मिले पढ़ने का, सार्वभौमिकीकरण का मतलब ही यही हुआ। हाँ, कोयल की आवाज। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के व्यवसायीकरण की अनुशंसा किसने की? स्वतंत्र भारत में शिक्षा के व्यवसायीकरण की अनुशंसा किसने की? क्वेश्चन नंबर 18, मुदालियर आयोग के द्वारा। शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में है। क्वेश्चन गलत है। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? देश की सामाजिक व्यवस्था से, समाज की आर्थिक स्थिति से, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से, या फिर शैक्षणिक व्यवस्था से? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए शिक्षण प्रभावकारिता की बात कही जा रही है, और सर्वाधिक शक्तिशाली कारक तो सामाजिक व्यवस्था से नहीं होगा, ना ही आर्थिक से होगा, ना ही राजनीतिक से होगा, शैक्षणिक व्यवस्था से होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। लिखता भी नहीं है सही से। प्रश्न संख्या 21, देखिए विशेषता नहीं है आपसे पूछ रहा है। और सारी चीजें होती हैं बच्चे में, लेकिन यहां पर चिंतन प्रक्रिया का अभाव पाया, चिंतन प्रक्रिया नहीं होती बच्चे में। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आप आंसर कीजिएगा। आवाज नहीं आ रही होगी शायद। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आप देखिएगा यहां पर आंसर क्या होगा। सत्य कथन पूछा जा रहा था। चलिए,
सत्य कथन क्या होगा यहाँ पर? पूर्व ज्ञान नहीं होता है, कहना गलत है, तीनों ऑप्शन गलत है, आंसर होगा यहाँ पर पहला वाला। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित या फिर संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक। प्रश्न संख्या 23, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे को जन्मजात मिलती हैं, भूख, प्यास, नींद, है ना। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास। अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट जो बनते हैं वो आपके शरीर में नहीं बनते, समाज में नहीं बनते, संवेग में नहीं बनते, आपकी बुद्धि में फिट होते हैं। जैसे आप कुछ भी नया चीज सीखते हैं, कॉन्सेप्ट जो आप सीखते हैं वो आपकी बुद्धि से संबंधित होते हैं, तो आंसर जाएगा बौद्धिक विकास। विकास की शुरुआत होती है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। प्रसवपूर्ण अवस्था से ही विकास की शुरुआत हो जाती है, यानी गर्भावस्था से। अगला प्रश्न देखिएगा, हावर्ड गार्डनर किससे संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नहीं किए उनसे कहा जा रहा है। रोशनी वर्मा, शालिनी, मोनिका, मैक्सवेल, हेमू, शिवम, राकेश, विनीता, यूपीएससी, किरण, प्रियंका, देवेंद्र, गुड़िया, सुनीता देवी, कनिक, प्रियंका चौरसिया, आयशा सिद्दीकी। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, तो ये बुद्धि से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 27, अमूर्त चिंतन की बात करी जा रही, ये विशेषता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, सृजनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी क्या है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। सृजनात्मकता 200 से ऊपर जिसकी बुद्धिलब्धि है वो होगा। एक प्रकार का कौशल है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होता है। एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकरणों कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। बताइए क्या है? प्रश्न संख्या 28 में आंसर होगा यहां पर ए। सृजनात्मकता का संबंध होता है अपसारी समाधान से, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न के लिए। 28 का जो लोग सी लगा रहे हैं भाई ध्यान से समझे, सृजनात्मकता का संबंध होता है अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, 29वां प्रश्न क्या कहता है? डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बेंडूरा। बताइए कि
अरे आवाज चली गई थी, 2 क्वेश्चन हमने ऐसे ही बोल दिए। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से। बात यहां पर हो रही थी सृजनात्मकता की। सृजनात्मकता का संबंध होता है अपसारी चिंतन से, तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हुआ था। कहा जा रहा था डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। यह स्टेटमेंट किसका है? लेव वाइगोत्स्की का है। तो यहां पर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की महोदय समाज और संस्कृति की बात करते हैं अपने सिद्धांत में। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। मानव विकास ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है। या फिर जटिल। तो आप सभी का आंसर आ चुका है यहां पर 30 में 4th ऑप्शन, जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में प्रभावित करते हैं। आंसर बिल्कुल सही है 4th ऑप्शन। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा उसी रूप में कह रहा है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार। तो शिक्षक के निर्देशों के अनुसार तो नहीं ही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना। यहां पर निष्क्रिय लिखा है, यहां पर दोहराने की बात कही जा रही है। आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1। अधिगम क्या है? जो कुछ हम जानते हैं सब कुछ अधिगम किया हुआ है। व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। बत्तीसवां प्रश्न स्क्रीन पर है आपकी और इसका आंसर हो जाएगा स्थायी प्रभाव। स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो उत्तर होगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यहां पर एक शब्द लगा स्थायी, परिभाषा ये गलत नहीं है, लेकिन इन चारों में जो बेटर है वो ये है कि व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। बहुत सारे लोग इसका आंसर ए कर रहे हैं जल्दबाजी में। बहुबुद्धि मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न संख्या 33 के लिए आपका उत्तर होगा यहां पर हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है। बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक ने बहुकारक और जेपी गिलफोर्ड का था संरचनात्मक सिद्धांत। सुपर टेट के नोट्स की आवश्यकता है, घर बैठे मंगाएं, थोड़ी थोड़ी तैयारी करें। कुछ तो उम्मीद जगी है, 27 तारीख को मीटिंग में क्लियर हो जाएगा वैकेंसी को लेकर के। ये क्लास आप लाइव देख रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप ये क्लास बाद में कभी रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आपको वैकेंसी के बारे में पता चल चुका होगा। विकास के बारे में कौन सा कथन सार्थक तथ्य है? सही कथन आपको बताना है। पूर्वानुमेय प्रारूप के अनुसार नहीं होता है, आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सभी पंक्ति समान दर से विकास करते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। सार्थक मतलब सही कथन आपसे पूछा जा रहा है 34वें प्रश्न में। देखिए विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, दर एक जैसी नहीं होती, दर अलग अलग हो सकती है, पैटर्न एक ही रहता है। और ये कह रहा है कि पूर्वानुमेय नहीं होता, ये भी गलत है। तो यहां पर एक ही विकल्प सही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है?
वस्तु स्थायित्व की जब बात आती है तो पहली स्टेज होती है, हालांकि कई जगह इसका आंसर बी ऑप्शन दिया है बट ये गलत है। एनसीईआरटी और सीटेट और अन्य परीक्षाएं संस्थाएं इसका आंसर यही मानती हैं 18 से 24 माह, जो कि पहला होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका आंसर शायद बी दिखे, बट इसका सही जवाब पहला होगा, संवेदी गामक अवस्था। बल्कि अगर आपसे डायरेक्ट माह पूछ ले तो 18 से 24 माह में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सीखने की प्रक्रिया में पूछ रहा है यहां पर। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुगम करता है, सुविधादाता, फैसिलिटेटर कह सकते हैं आप। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण देखिए, हर क्लास में सारे क्वेश्चन नए नहीं हो सकते, संभव नहीं है कि इतने सारे नए क्वेश्चंस बनाया जाए। नए भी बनेंगे तो बनेंगे सिलेबस से ही, वही सिद्धांत आपके सारे अधिगम के, बुद्धि के सिद्धांत वही जो आप पढ़ चुके हैं, वही मोटिवेशन के सिद्धांत, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए एकदम नए आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन में हम ये मान करके चलते हैं, मिनिमम अगर आपने 5 नए क्वेश्चन सीख लिए और अधिकतम नए 10 क्वेश्चन या आपने गलत किए तो मतलब आपका सीखना, क्लास लेना सार्थक है। अगर आपके सारे सही हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम चीजें आपको ज्यादा आसान करा रहे हैं। हाँ, आयोग जो सही माने वही बता रहे हैं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कौन सा उपागम होगा ये? टॉपिक वाइज भी करा देंगे, ठीक है, अच्छा फीडबैक है, टॉपिक वाइज करा देंगे। 38वां प्रश्न है, आंसर होगा यहां पर आपका सक्रिय भागीदारी, क्योंकि वो चाहती है कि बच्चे एक्टिव रहें, समूह में चर्चा हो, सहयोग के द्वारा सीखें, तो सक्रिय भागीदारी यहां पर आंसर हो जाएगा। एक बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है, शारीरिक आयु 8 कह रहा है, हाँ दोनों 8-8 हैं, तो बुद्धि लब्धांक क्या होगा? अब निकालते कैसे हैं बुद्धि लब्धांक को? कैसे निकालते हैं? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी 8/8 इंटू 100, यही तो होगा। कितना जाएगा आंसर? काटिए इसको, 4 दूना 8 और 25 चक्कू 100, 100 आएगा इसका आंसर 39 के लिए। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, उसको कौन सा विकार हो? अब पठन संबंधी विकार है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 40 में आपका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न कहता है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब जांच के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाए। रिपीट हो गया है क्वेश्चन, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले आपने पढ़ा था इस क्वेश्चन को। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 42 आंसर होगा यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका कठोर निर्देश देना नहीं है, स्पष्ट नियम भी गलत है, धार्मिक शिक्षा की बात हम नहीं करते हैं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। विकल्प यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? मैकडूगल, गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो, वाटसन। आउटलाइन साइकोलॉजी ये पुस्तक है मैकडूगल की, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में चेतना शब्द की निंदा की गई है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला बनाई थी, इसलिए विलियम वुंट को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वालों से संबंधित नहीं है। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, विलियम जेम्स। फोर्टी 45 में आपका आंसर होगा विलियम जेम्स। ठीक है, ये आत्मा का विज्ञान नहीं मानते। 45 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? हर टॉपिक को हमने टच करने का प्रयास किया है, चाहे वो मनोविज्ञान का इतिहास हो, बुद्धि हो, अधिगम हो, मोटिवेशन हो, जो भी चीजें हैं आपके सिलेबस में वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि कवर हो जाए। प्रश्न संख्या 46 में आपका सही जवाब हो जाएगा कॉम्पोनोलॉजी। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान ही स्टेटमेंट है कॉम्पोनोलॉजी का। विलियम वुंट ने 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां स्थापित की? लिपजिंग, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोलकाता। 47वां प्रश्न जर्मनी के लिपजिंग शहर में, तो यहां पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कर्ट लेविन, बेंडूरा, पियाजे, क्लार्क हल। क्लार्क हल, अधिगम का जो व्यवहार सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं क्लार्क हल। अगला प्रश्न अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 उत्तर होगा यहाँ पर। जरूरी है कि लक्ष्य जो है उसकी इच्छा प्रबल हो, उत्कृष्ट इच्छा हो। जैसे आप सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए। अगला प्रश्न है बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? बात कही जा रही है अंगों के संचालन की, तो कोई समस्या समाधान नहीं है, गत्यात्मक इसका आंसर होगा। क्या स्कोर रहा 50 में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।